कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तो अल्लाह से एक और हदीस में आता है जिसका कम बेश मफहूम है कि अल्लाह से इंसान जैसा गुमान करता है अल्लाह उससे वैसे ही फैसला करता है। तो अल्लाह से हम अगर जितना हमारा गुमान पुख्ता होगा उतना हमारे लिए अल्लाह ताला भी वैसे ही हमारे साथ मामला करेंगे। तो ये इस चीज़ का हमें यकीन होना चाहिए। So the sequence for today's lecture is that first of all I am going to briefly explain you the code generation from eCore meta model, and after that we'll start UML, and today's lecture will be part 1 of UML. I take 3 lectures on UML to explain each and every diagram and few details and nitty-gritties which are involved in UML. So starting from the overview of code generated from eCore meta model. अब आपने असाइनमेंट की है तो आप आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर नाउ फेमिलियर विद eCore मॉडलिंग। आपने वो क्लास डायग्राम जो eCore में बनती है वो आपने बनानी सीख ली होगी, और इट इज़ सिंपल, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एक दफ़ा हैंड्स ऑन करवाना ज़रूरी था। वो आपको मैंने असाइनमेंट में दिया था। एक थोड़ा सा उसमें सॉरी फॉर माई मिस्टेक, उसमें मैंने उसकी सेटिंग में थोड़ी सी फाइल अपलोड वाला चेक नहीं लगाया था, वो अब मैंने लगा दिया है। अगर किसी ने अब एक दिन मैंने बढ़ा भी दिया इसी वजह से, तो अगर किसी ने अपलोड नहीं किया या फ्रेश अपलोड करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन सारी जो अपनी असाइनमेंट्स है आपने LMS पर ही अपलोड करनी होंगी। ओके, तो अगर हम इसकी हेल्प फाइल में जाएं तो हेल्प फाइल में आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, EMF डेवलपर गाइड। EMF डेवलपर गाइड में यू विल सी प्रोग्रामर्स गाइड। प्रोग्रामर गाइड में एक EMF ओवरव्यू आता है। ये मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, EMF ओवरव्यू। डेवलपर गाइड, प्रोग्रामर गाइड एंड EMF ओवरव्यू। ये EMF ओवरव्यू में बेसिकली जो डिस्कशन हो रही है वो ये डिस्कशन हो रही है कि हमारा जो eCore मॉडल से कोड जनरेट होता है उसका क्या सिंटैक्स होता है, और उस कोड को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन इन दिस EMF ओवरव्यू डॉक्यूमेंट। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली से एक्सप्लेन करूँगा 3-4 स्लाइड्स में। लेट्स सी द एग्जांपल। ये एग्जांपल है, हमने सिंपल लाइब्रेरी मॉडल लिया है जिसमें देयर आर जस्ट 3 क्लासेस। लाइब्रेरी क्लास है, एंड लाइब्रेरी क्लास इज कंपोजिंग विच इज़ बेसिकली टॉप लेवल क्लास, या ये समझ लें कि रूट क्लास है। उस वो कंपोज कर रही है 2 क्लासेस को, दैट इज़ बुक क्लास एज वेल एज राइटर क्लास। और लॉजिक इसमें यह है कि लाइब्रेरी कैन हैव 0 और many books. Similarly, library can have 0 or more writers, and a book can have only one author, and one author can have 0 or more books. So this is a simple logic. अब इसको rule कह लें, we are defining some rules for the library, and then we have an enumeration with the name of book category, और जिसमें 3 literals हैं। एनुमरेशन लेटर्स कहते हैं हम इनको, मिस्ट्री, साइंटिफिक फंक्शंस एंड बायोग्राफी, एंड देयर इज एन एट्रीब्यूट कैटेगरी विच इज ऑफ टाइप दिस एनुमरेशन। बुक कैटेगरी एनुमरेशन की टाइप का है, एंड इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज वेल विच इज़ मिस्ट्री लिटरल। इसी तरह
पेजेस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 100 डली हुई है, तो वी कैन मॉडल में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब जब हम इसका कोड जनरेट करते हैं, कोड जनरेट करना आपको असाइनमेंट में भी दिया था, मैं यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि कोई भी मॉडल है तो उसका हम कोड अगर जनरेट करना हो, तो जैसे ये लाइब्रेरी डॉट ई कोर मॉडल है, तो हम लाइब्रेरी डॉट जेन मॉडल भी इसके साथ बनता है, उसको हम खोलते हैं। ये इसका जेन मॉडल का एडिटर खुल गया है। तो इस पे हम राइट क्लिक जब करते हैं तो वी फाइंड कोड्स, कि हम मॉडल कोड जनरेट करना है, हमने एडिट कोड, एडिटर कोड, टेस्ट कोड जनरेट करना है। अगर हम जनरेट ऑल करेंगे तो सारे कोड जनरेट हो जाएंगे। इस वक्त जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, मैं मॉडल कोड, जो कोड जनरेट हुआ है उसकी, उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी जो कोड हैं वो प्लग इन क्रिएट करते हैं, लेकिन हमने प्लग इन क्रिएट नहीं करना। और हम जो है इसको देखेंगे कि मॉडल कोड जो है वो क्या बनाता है। जब हम सारा कोड जनरेट करते हैं तो इसमें जैसे मैंने ये जब कोड जनरेट किया है, तो ये सिंपल लाइब्रेरी का कोड जब जनरेट किया तो इसके अंदर ये सोर्स का एक फोल्डर बन गया है। सोर्स फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ तो देन देर आर 3 क्लासेस आर जनरेटेड। ये 3 पैकेजेस आर जनरेटेड, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन, लाइब्रेरी यूटिलिटीज़। ये लाइब्रेरी डॉट मेन मैंने अपना बनाया हुआ है, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ क्या है। बहरहाल जो कोड जनरेट होता है उसमें 3 पैकेजेस जनरेट होते हैं। पहले पैकेज में सारे, लाइब्रेरी पैकेज में सारे इंटरफेसेस हैं, हर जितनी जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस का इंटरफेस बन जाता है। और फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली जो क्लासेस हैं वो लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन पैकेज में होती हैं। और फिर कुछ यूटिलिटी के 2 फंक्शन जनरेट हो जाते हैं, एक एडाप्टर फैक्ट्री है और लाइब्रेरी स्विच है। तो बहरहाल हम मोटा मोटा देखेंगे, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए। इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एज अ डेवलपर, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप क्लास डायग्राम बनाते हैं तो आप इसका कोड जनरेट कर सकते हैं, फिर उस कोड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी सारा जो लेबर वर्क है वो ये कोड जनरेट होने से आपका कवर हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस कोड का स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एज यू कैन सी, लाइब्रेरी, बुक एंड राइटर, देयर आर 3 क्लासेस। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइब्रेरी क्लास के लिए लाइब्रेरी का इंटरफेस बन गया, लाइब्रेरी डॉट जावा इंटरफेस है। इसी तरह बुक का भी इंटरफेस है, यहाँ पे बुक का इंटरफेस नज़र आ रहा है, बुक डॉट जावा आई लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरफेस है। एनुमरेशन का, ये एनुमरेशन एक बनी है। और दीज ऑल आर इंटरफेसेस, यानी कि इंटरफेस के नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। जावा इंटरफेस इंस्टेंशिएट नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। तो जो नीचे सारी क्लासेस हैं इस पैकेज में, सारी इन इंटरफेसेस को इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये इंटरफेस बेस्ड जो स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, इसका मकसद ये होता है कि इंटरफेस बेस्ड अगर आप काम करें तो उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है एज अ प्रोग्रामर। आई रिपीट, एज अ प्रोग्रामर यू गेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी वंस यू मेक योर डिज़ाइन बेस्ड ऑन इंटरफेसेस। एक प्रोग्राम, इसका एक प्रोग्रामिंग का रूल भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट टू एन इम्प्लीमेंटेशन। ये हम उसको फिर वहाँ पे देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो बहरहाल ये दिस स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन सम गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, कि हम इंटरफेस को सेपरेट रखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट रखते हैं। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा जी, अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये लाइब्रेरी की क्लास है, ये लाइब्रेरी इंटरफेस को मैंने एक्सपेंड किया है। तो इसके अंदर देखें कुछ गेटर्स और सेटर्स जनरेट हो गए हैं। इसको अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसके पीछे लॉजिक बन रही है। लाइब्रेरी में देखें एक एट्रीब्यूट है नेम के नाम से। तो नेम एट्रीब्यूट का यहाँ पे आपको एक गेटर नज़र आ रहा है, गेट नेम, और इसी तरह एक आपको सेटर नज़र आ रहा है नेम का। तो जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं क्लासेस में, उन
हर एट्रीब्यूट का एक पेयर जनरेट होता है, गेटर सेटर का पेयर जनरेट होता है जितने भी एट्रीब्यूट होंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये एसोसिएशन से रिलेटेड भी, क्योंकि लाइब्रेरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बुक्स। इस बुक क्लास का इसके पास रेफरेंस होना चाहिए, इसीलिए हमने ये रेफरेंस बनाया हुआ है। ग्राफिकली तो हमें ये रेफरेंस नज़र आ रहा है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि एक कलेक्शन बन रही है। दिस इज ऑफ टाइप ई लिस्ट। लिस्ट टाइप की कलेक्शन है जिसकी टाइप बुक है। तो इसका मतलब है कि इस के इस लाइब्रेरी क्लास के अंदर एक बुक्स को, क्योंकि हमारे पास लॉजिक यहाँ पे है कि जी लाइब्रेरी कैन हैव 0 और मोर बुक्स। तो जब अगर एक से ज़्यादा बुक्स हमने रखने की कैपेबिलिटी बनानी है तो हमें फिर कोई कलेक्शन बनानी पड़ेगी लाइब्रेरी क्लास के अंदर। तो ये दिस कलेक्शन इज़ ऑफ टाइप लिस्ट। तो लिस्ट टाइप कलेक्शन है जो कि आप गेट बुक्स करके तो वो आप पूरी कलेक्शन रिटर्न करवा सकते हैं। इसी तरह राइट साइड पे भी वही है कि लाइब्रेरी के अंदर क्योंकि बहुत से राइटर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे राइटर्स आप कहाँ पे रखेंगे? वी विल रीड, वी आर गोइंग टू कीप दीज राइटर ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे राइटर्स टाइप की भी एक लिस्ट बनी हुई है। तो इट इज़ फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ राइटर क्लास। और जो ये वाली लिस्ट है ऊपर वाली, इट इज़ जनरेटेड फॉर क्रिएटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक्स क्लास बुक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद तो ये लाइब्रेरी का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इस पे कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सही है, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं जो हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में मॉडल्स बनाते हैं एंड देन इंटरफेसेस बना रहे होते हैं। हाँ, इंटरफेसेस जो हम प्रोग्रामिंग में, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जावा इंटरफेस, तो ये जावा इंटरफेस ही बने हुए हैं ना। ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। जावा इंटरफेस ही जनरेट हुए हुए हैं। ये लाइब्रेरी है, मैं इसे ये बुक जी मैं खोल बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको चला जाता हूँ जावा उसमें, तो आपको ये राइट साइड पे नज़र आएगा कि ये देखें, ये सारे बुक के अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे, वही जो मैंने भी आपको बुक के अंदर दिखाए हैं। और ये है इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस बुक एक्सटेंड्स ई ऑब्जेक्ट। तो ये जावा इंटरफेस है एक्चुअली। दूसरा अगर हम देखें एनुमरेशन, इसके अंदर पड़े हुए हैं हमारा कोड, इसमें एक एनुमरेशन भी है ये बुक कैटेगरी के नाम से। इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये एनुमरेशन है बुक कैटेगरी विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग एनुमरेटर, जावा एनुमरेटर। और फिर इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्लीमेंटेशंस इसके अंदर जनरेट हुई हुई हैं टू मेक यूज़ ऑफ इजीली मेक यूज़ ऑफ these categories। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी सर, जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी तरह हम देखें, अगर हम बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका मतलब है कि 3 पेयर आपको गेटर सेटर के मिल जाएंगे। गेट ऑथर है, ये गेट टाइटल है, तो आप देखेंगे गेट टाइटल और सेट टाइटल। ये सब पेजेस के भी मिल जाएंगे, कैटेगरी के भी मिल जाएंगे। तो 3 तो ये 6 गेटर सेटर तो ये हो गए। इसके बाद बुक को ऑथर विजिबल है, राइटर क्लास विजिबल है विद द नेम ऑथर। तो इसके अंदर ऑथर नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि बुक का क्योंकि एक ही ऑथर है, कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑथर हो सकता है बुक का। तो यहाँ पे सिंपल एक ऑथर का भी सेटर गेटर नज़र आ रहा है आपको। सेट ऑथर ऑफ टाइप राइट एंड गेट ऑथर जिसकी रिटर्न टाइप राइटर है। तो ये इस तरीके से जो वन वाली वन जो मैंडेटरी वन
की रेफरेंस है या एसोसिएशन है, वो स्ट्रेट अवे आपकी एक गेटर सेटर के पेयर से बन जाता है उसका। इसी तरह राइटर को अगर आप देखेंगे तो राइटर में एक इसके नेम का गेटर सेटर आ गया, और फिर राइटर को ये बुक क्लास बुक्स के रोल में या बुक के एट्रीब्यूट के साथ विजिबल है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि 0 to many है, वी नीड अ कलेक्शन, अ राइटर कैन हैव मैनी बुक्स, तो इसलिए हमें बुक की एक ई लिस्ट टाइप एक कलेक्शन बन गई है जिसमें मल्टीपल बुक्स रखी जा सकती हैं। फॉर बुक्स रखी जाने जा सकती हैं का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑफ बुक्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ राइटर। तो राइटर का ऑब्जेक्ट बहुत सी ऑब्जेक्ट की बुक्स रख सकता है अपनी लिस्ट के अंदर। इसके बाद एक ये फैक्ट्री बन जाती है, फैक्ट्री की क्लास बनती है लाइब्रेरी फैक्ट्री। तो लाइब्रेरी फैक्ट्री में आप देखेंगे कि एक इसमें जो है सिंगलटन पैटर्न बन जाता है। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, किसी को आइडिया हो सिंगलटन पैटर्न क्या कर रहा होता है? सर उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है जिससे हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन को। मकसद क्या होता है उसका? सर वो प्राइवेट करते हैं एट्रीब्यूट्स। नहीं, मकसद क्या है, प्राइवेट क्यों प्राइवेट करते हैं? आउटर वर्ल्ड को सर एक्सेस नहीं देना चाहते अपने जो इनर जो कंट्रोल्स हैं उसको। नहीं नहीं, वो आप जो असल बात है कि सिंगलटन क्यों बनाया जाता है वो नहीं बता रहे आप। एनीबॉडी एल्स कि क्यों है सिंगलटन पैटर्न, क्यों ये इम्प्लीमेंट किया जाता है? सर ताकि क्लास का एक ही इंस्टेंस रहे, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। दिस इज द रीजन कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास का सिर्फ एक से ज़्यादा इंस्टेंस हम ना बनाने दें किसी को भी, जो भी इस क्लास को यूज़ करे। तो जो सिंगलटन के थ्रू किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है चक्कर। तो इसमें अब एक हम ये करते हैं कि हम एक सिंगलटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि बाकी क्लासेस को क्रिएट करे। ये फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री पैटर्न भी होता है। फैक्ट्री पैटर्न का काम होता है कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे। तो फैक्ट्री पैटर्न को नॉर्मली एज अ सिंगलटन इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई रिपीट, फैक्ट्री पैटर्न को नॉर्मली एज अ सिंगलटन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ताकि क्योंकि हमें फैक्ट्री का काम सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो फैक्ट्री का एक ही इंस्टेंस काफ़ी है हमारे लिए। एक दफ़ा वो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उस इंस्टेंस का काम है बाकी इंस्टेंसेस क्रिएट करना। तो एक इंस्टेंस काफ़ी होता है। इस वजह से फैक्ट्री का हम सिंगलटन के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि फैक्ट्री का एक ही इंस्टेंस बन सके और उसी को यूज़ करते हैं हम। तो इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट बुक, क्रिएट लाइब्रेरी, क्रिएट राइटर। तो जब हम इसका इंस्टेंस एक बना लेंगे तो उस इंस्टेंस से फिर हम ये क्रिएट बुक, क्रिएट लाइब्रेरी, क्रिएट राइटर कॉल करके तो हम इनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बुक के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइटर के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट इंस्टेंशिएशन नहीं करते हैं। इसमें जो रिकमेंडेड है कि आप सिंगलटन पैटर्न के थ्रू, जो सिंगलटन का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू इंस्टेंशिएशन करें अपनी क्लासेस की। डायरेक्ट क्लासेस ना करें न्यू कीवर्ड वगैरह यूज़ करके। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसकी थोड़ा अंदर कोड पे थोड़ा एनालाइज करें तो कोड में आपको नजर आएगा कि अगर हम इंटरफेस किसी भी, जैसे बुक इंटरफेस को देखें हम, तो उसका इस तरह का होता है इंटरफेस बुक एक्सटेंड ई ऑब्जेक्ट। तो जो भी इंटरफेसेस जनरेट हो रहे होते हैं वो बेसिकली ई ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जो कि टॉप लेवल क्लास है ई कोर की। और उसके अंदर फिर जैसे पेजेस, बुक के पेजेस हैं तो उनके डिफरेंट वो मेथड्स जनरेट हुए हैं। इसी तरह अगर बुक की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है तो ये देखें, अब ये बुक का इंटरफेस इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता। रादर द क्लास implementation class in implementation package is going to implement
दी बुक इंटरफेस। तो इंस्टेंस इस क्लास का क्रिएट होगा, बुक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा। इसके आगे देखें लिखा हुआ एक्सटेंड दिस इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट्स बुक इंटरफेस। और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको नजर आ रहा है, जैसे पेजेस की एग्जांपल है, गेट पेजेस, सेट पेजेस। तो पेजेस बेसिकली एक एट्रीब्यूट है इसके अंदर। तो जैसे नॉर्मल गेट पेजेस की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसी तरह ही इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। जो सेट पेजेस है, इसके अंदर थोड़ी सी 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा डली होती हैं, जो कि नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए होती हैं। नोटिफिकेशन हमें जनरेट इसलिए करनी पड़ती है कि कई दफ़ा हम चाहते हैं कि कोई और इसके सब्सक्राइबर हों जो ये मालूम करना चाहते हों कोड के अंदर के ये जब भी कोई पेजेस में चेंजेस आएँ तो हमें नोटिफिकेशन हो, ताकि हम उसकी बेस पे कुछ डिसीजन लें। तो ये जो सेट वाला जो मेथड होता है, इसमें एक नोटिफिकेशन मैकेनिज्म भी होता है, ताकि जो भी इसको सब्सक्राइब करें उसको नोटिफिकेशन जाए कि ये पेजेस चेंज हुए हैं, पुराने पेजेस ये थे, नए पेजेस ये हैं। तो जो भी पुरानी स्टेट और नई स्टेट, दोनों स्टेट्स नोटिफाई होती हैं। किसको नोटिफाई होती हैं? जो इसको सब्सक्राइब करता है, इस को जो सब्सक्राइब करता है उसको नोटिफाई होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन देख लेते हैं इसकी। फॉर ईच क्लास इन द मॉडल a Java interface and corresponding implementation class will be generated। तो एक इंटरफेस और एक corresponding implementation class, ये दो नजर आ रही हैं आपको। इंटरफेस बुक एक्सटेंड्स बेस इंटरफेस ई ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि एक्सटेंड कर रहा है ई ऑब्जेक्ट को। ई ऑब्जेक्ट इज EMF इक्विवेलेंट ऑफ जावा लैंग ऑब्जेक्ट। जावा का इक्विवेलेंट है ये। जावा में ऑब्जेक्ट होता है और ई कोड में ई ऑब्जेक्ट होता है। Each generated implementation class includes implementation of getters and setters। तो एक ये getter की implementation नजर आ रही है आपको 2 लाइन की, और ये setter की implementation नजर आ रही है आपको, प्लस some other methods required by EMF framework। जैसे एक method आपको ये चीज नजर आ रही है, the set method, ये set method है, इसके अंदर notification है, sends change notification to any observer that may be listening to the object by calling e-notify method। तो अभी हम आगे डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे, उसमें हम ऑब्जर्वर पैटर्न भी पढ़ेंगे, उसमें फैक्ट्री पैटर्न देखेंगे हम, इसी तरह हम उसमें सिंगलटन पैटर्न देखेंगे। तो ये सारे डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दीज पैटर्न्स आर यूज्ड इन दीज फ्रेमवर्क्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी डिफरेंट है कि इसमें जो मल्टीप्लिसिटी मैनी रेफरेंसेस होते हैं, जैसे ये वाला रेफरेंस है, लाइब्रेरी कैन हैव मैनी बुक्स, इट इज़ अ मल्टीप्लिसिटी मैनी रेफरेंस। सिमिलरली अनदर इज लाइब्रेरी कैन हैव मैनी राइटर्स। इसी तरह एक ये भी रेफरेंस है, राइटर कैन हैव मैनी बुक्स। तो इन रेफरेंसेस को सेट कैसे करेंगे हम? इसमें ऑब्जेक्ट हम इसकी आपको ये मैंने बता दिया आपको कि इसकी कलेक्शंस बन जाती हैं। अब कलेक्शंस के अंदर हमने फिर वो ऑब्जेक्ट रखने होते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट्स रखने भी होंगे और हमने ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव भी करना होगा। जब हमें ज़रूरत होगी कलेक्शन से ऑब्जेक्ट निकालना है हमने, और जब हमें ज़रूरत होगी हमने कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स डालने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक लाइब्रेरी में 4 बुक्स हैं, तो मुझे 400 बुक्स 4 बुक्स हैं, तो 4 बुक्स उस कलेक्शन में होनी चाहिए। तो आई हैव टू पहले मुझे उसमें रखनी होंगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उससे रिट्रीव करनी होंगी। तो जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के गेटर सेटर बनते हैं, तो हम उनको सेट भी करते हैं और फिर बाद में जब ज़रूरत होती है तो गेट भी करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी मैनी में जहाँ पे कलेक्शन बन रही होती हैं उसमें ज़रा मेथड डिफरेंट है, चीज़ें गेट करने का और चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को गेट करने का और ऑब्जेक्ट को सेट करने का। आई होप आई बिन एक्सप्लेन यू द रीज़न, क्या मैं बात कर रहा हूँ समझ आई है? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे क्या मैंने कहा है? अच्छा, अजान की आवाज़ शुरू हो गई है, तो मगरिब की ब्रेक लगाते हैं।
मगरिब के बाद आपका एक क्विज होगा 8 मिनट का ऑनलाइन ही, और फिर हम आगे अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्विज का टाइम हम रख लेते हैं, अभी है 6:30 पे, और 6:50 पे 20 मिनट के बाद 6 मेरे मोबाइल पे 6:30 हैं। ठीक है जी, तो 6:50 पे आपका क्विज शुरू होगा। इट विल बी ऑफ ओनली 8 मिनट्स एंड देयर विल बी ओनली 10 MCQs। ये आपका जो है वो अनेबल हो जाएगा क्विज 6:50 पे। तो आप नमाज पढ़ें और उसके बाद क्विज देना है आपने, और देन वी विल रिज्यूम आवर लेक्चर। ओके, आई एम क्लोजिंग इट डाउन एट अ मोमेंट, ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको।